सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है, जिस उपकरण का उपयोग हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? तो कोई भी आवेश है, उस आवेश को अगर बहुत ज्यादा हमको गति देना है, बहुत ज्यादा गति देना है, तो उसको गति देने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज का? साइक्लोट्रॉन का। तो मन में सवाल आ रहा होता है क्या कि हम आवेश को गति दे करके क्या करें? आवेश को गति दे करके क्या करें? तो सोचो कि अगर कोई धातु है और उस धातु का प्रॉपर्टी हमको बदलना है। धातु है तो उसका कुछ ना कुछ विशेष गुण हो रहा होगा, उस गुण को हमको क्या करना है? बदलना है। तो इसी गुण को बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हैं और उस चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से, इतना स्पीड से फेंके कि उस धातु के अंदर वो चला जाए। बात समझ में आ रहा है? उस धातु के अंदर वो क्या करे? चला जाए। तो उसके लिए जो स्पीड चाहिए होता है, बहुत ज्यादा स्पीड, जितना हम तुम सोच नहीं सकते हैं नॉर्मली। तो उसी स्पीड को बढ़ाने के लिए, सीधा सा बात एक लाइन में याद रखिए क्या, कि किसी भी आवेश के गति को लगातार बढ़ाने के लिए हम लोग जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। देखो कि साइक्लोट्रॉन में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें यह पढ़ा है क्या कि जब किसी आवेश को हम लोग किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, मान लीजिए कि एक विद्युतीय क्षेत्र है और ये विद्युतीय क्षेत्र है कैसा? मान लो कि ऐसा। और इस विद्युतीय क्षेत्र में जब हम लोग किसी भी आवेश को रखते हैं, तो किसी भी आवेश प्लस ई को जब रखेंगे इस विद्युतीय क्षेत्र ई में, कोई आवेश प्लस क्यू, तो आपको पता है कि इस पर एक बल लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, एफ बराबर कितने का? क्यू ई का। एफ बराबर होता है एम ए, तो एम ए बराबर हम लोग लिखते हैं कितना? और ए बराबर कितना लिखेंगे? क्यू ई बट्टा एम। मतलब कि किसी भी आवेश में अगर हम विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं किसी भी आवेश को, किसी आवेश को कहां रख देते हैं? विद्युतीय क्षेत्र में, तो उसमें त्वरण लगता है कितने का? क्यू ई बट्टा एम का। और ये त्वरण जो है सो इसके वेग को लगातार क्या करेगा? बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेग भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना? तो जब किसी भी आवेश को हम लोग क्या करते हैं भाई कि विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विद्युतीय क्षेत्र में एक बल लगता है, और विद्युतीय क्षेत्र में जो बल लगता है, तो विद्युतीय क्षेत्र में जब बल लगता है तो ये त्वरण अनुभव करता है, और त्वरण अनुभव करेगा तो जैसे जैसे समय का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेग भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब वेग बढ़ाने का एक उपाय तो ये है क्या कि, एक उपाय तो ये है क्या कि हम करें क्या कि दो आवेशित प्लेट ले लें, और इस दोनों आवेशित प्लेट में किसी एक पर क्या करें कि हम धन आवेश रख दें, और किसी दूसरे पर हम लोग क्या करें? ऋण आवेश रख दें। तो विद्युतीय क्षेत्र जो बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र जो बनेगा, ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ बनेगा। धन आवेश से किधर बनेगा? ऋण आवेश की तरफ। और जब हम इसमें किसी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को इधर रखेंगे तो इधर के तरफ v वेलोसिटी से ये जाएगा, तो इस पे एक्सीलरेशन कितना लगेगा? क्यू ई बट्टा एम का, और धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। लेकिन देखो कि ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी यदि हम मान ले कि d है, तो ये बहुत जल्दी क्या करेगा कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चला जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम समय में इसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो हम कर ये सकते हैं क्या कि इस दोनों प्लेट को एक दूसरे से अधिक दूर रख सकते हैं। लेकिन अधिक दूर रखने से नुकसान क्या है कि तुम याद करो कि कभी हम तुमको पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे क्या? E बराबर वी डी पढ़ाए थे, याद है? डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी पढ़े थे, सॉरी कितना पढ़े थे? डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट बी। डेल्टा वी इक्वल टू कितना पढ़े थे? ई डॉट डी आर। डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। आर क्या होता था? डिस्टेंस। अब आप देखिए कि जैसे जैसे आप ई को लिखिएगा, अगर तो ई को लिखिएगा कितना? डेल्टा वी बटा डी आर लिखिएगा, या अगर आपको ई लिखना है तो आप कितना लिखिएगा? डेल्टा वी बटा इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं डी। ठीक ना? अब देखो ध्यान से कि जैसे जैसे डी का मान हम बढ़ाएंगे तो इस पर आवेश फिक्स है। मान लो इसका विभव कितना? v, इसका विभव कितना? 0। इस दोनों के बीच का क्या है? विभवांतर फिक्स, क्योंकि इस दोनों पर मैंने आवेश क्या रखे हैं? फिक्स। अब देखो कि अगर हम इस प्लेट के दूरी को बढ़ाने का सोचे, इसमें और अधिक देर तक रखने के लिए,
तो जैसे ही दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, और त्वरण कम हो जाएगा तो वेग भी क्या होगा, कम बढ़ेगा। मतलब ये किसी काम का नहीं है। हम जो चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के इसको त्वरित करके लगातार इसका वेग बढ़ा लें, तो बहुत कम नजदीक अगर प्लेट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा तो त्वरण अधिक होगा, तो त्वरण अधिक होगा तो भाई लेकिन जा करके तुरंत यहां से यहां टकरा जाएगा, तो इसमें बहुत वेग की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो वेग की वृद्धि करवाने के लिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अधिक समय तक रखने के लिए हम लोग क्या किए, इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा दिए। यही ना कर सकते हैं, प्लेट की दूरी को बढ़ा सकते हैं तो ये अधिक देर तक रहेगा, लेकिन बढ़ाने से फायदा होने के बदले क्या हो गया, नुकसान हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब डी को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम जाएगा मतलब त्वरण भी क्या होगा, कम जाएगा। इतना बात हम लोग जानते हैं, इसीलिए साइक्लोट्रॉन में ये उपयोग नहीं करेंगे। इस चीज का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़े हैं, तो दूसरी चीज जो हम लोग पढ़े हैं वो कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कि ये है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करें कि इस आवेश प्लस क्यू को अगर हम लंबवत इसमें भी वेग से फेंकते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको लंबवत भी वेग से फेंकते हैं, तो लंबवत भी वेग से फेंकने पर आपको पता होगा कि आवेश क्या करता है, वृत्तीय पथ पर गतिमान हो जाता है, लेकिन इसके स्पीड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता। इसके स्पीड में किसी तरह का चेंजिंग, यहां अगर v से जा रहा है तो यहां भी कितने से जाएगा, यहां भी कितने से आएगा, यहां भी कितने से आएगा, v से। यहां से स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रहा है, स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये जिस वृत्तीय पथ पर गतिमान है उस वृत्तीय पथ का त्रिज्या निकालना तुमको सिखाए थे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था कि r इक्वल टू कितना, mv बट्टा q इंटू कितना b, mv बट्टा कितना qb, ठीक ना। और तुमको हम ये भी बताए थे कि अगर r त्रिज्या है तो मान लो कि इसको पूरा चक्कर पूरा करने में t समय लगता है, तो इसका अगर हमको वेग लिखना है तो कितना लिखेंगे, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर कितना, दूरी बट्टा, तो दूरी कितना तय करेगा 2 पाई, और इसमें समय इसको कितना लगेगा, तो अगर यहां से हम लोग t बराबर लिखना शुरू करें तो 2 पाई r बट्टा कितना लिखेंगे, v लिखेंगे, और जब t बराबर 2 पाई r बट्टा v में r के जगह पर ये वैल्यू तुम पुट करोगे तो यही चीज आ जाता था कितना कि t बराबर 2 पाई बाई v इंटू r के जगह पर हम लोग कितना डालेंगे, mv अपॉन कितना qb, m v से v कैंसिल होता था और v से v कैंसिल होकर के जो टाइम पीरियड बचता था वो टाइम पीरियड कितना बचता था, 2 पाई m बट्टा कितना qb। ये दो फॉर्मूला मैं आपको पीछे करा चुका हूं, रेडियस निकालने का mv अपॉन qb और टाइम पीरियड निकालने का कितना 2 पाई m अपॉन qb। आप देखिए कि त्रिज्या वेग पर निर्भर कर रही है, मतलब वेग जितना ज्यादा होगा इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, उतनी बड़ी होगी, लेकिन आवर्त काल समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। चाहे छोटे सर्कल पे घूमे चाहे बड़े सर्कल पे घूमे, दोनों ही केस में आवर्त काल क्या होगा। लेकिन सर इससे भी तो स्पीड नहीं बढ़ा, इससे भी स्पीड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी स्पीड नहीं बढ़ा। तो हम लोग सोचते हैं क्या कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि इसका स्पीड भी बढ़े और दोनों को मिक्सअप करके हम लोग काम करें। तो दोनों को मिक्सअप करें मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखें और क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड भी रखें, और उसमें हम आवेश को गतिमान करवाएं। तो आपको याद होगा कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रखते थे तो आवेश वृत्त पर घूमता भी था और त्वरित भी आगे होता था, याद है बात। तो अब देखो कि इसी कॉन्सेप्ट पर हम देखें क्या कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अपना काम नहीं हो रहा है और केवल मैग्नेटिक फील्ड से भी अपना काम नहीं हो रहा है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या, साइक्लोट्रॉन। और इस साइक्लोट्रॉन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धन आवेशित कणों, अब धन आवेशित कण में क्या क्या होगा, तो अल्फा कण धन आवेशित होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो ऐसे कणों को जो धन आवेशित कणों हो, इनको क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, जिससे ये कण उचित ऊर्जा पाकर, अब देखो कि किसी का जब वेग बढ़ाएंगे
तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और गतिज ऊर्जा का मान बढ़े तो इतना ऊर्जा बढ़ जाए कि नाभिकीय विखंडन कर सके। मतलब क्या, कोई नाभिक है रखा हुआ, अब नाभिक बहुत हाई एनर्जी से बंधा हुआ है, अब इस नाभिक को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर स्पीड से मारना पड़ेगा, किसी चीज को तोड़ना है किसी चीज को, तो इस पर फेंक के मारोगे तो टूटेगा। अब कितना तेज फेंक के मारे ये डिपेंड करेगा क्या कि ये कैसा चीज है। तो अगर मिट्टी के ढेला को फोड़ना है तो कम वेलोसिटी से भी मारोगे तो फूट जाएगा, लेकिन अगर इसकी स्ट्रांगनेस को बढ़ाते जाएं तो यहां हमको वेलोसिटी भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो इस नाभिक को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा इसके पास है उससे अधिक ऊर्जा से इस पर प्रहार करना पड़ेगा। तो उससे अधिक ऊर्जा से प्रहार करने के लिए अपने पास वेग क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वेग बहुत ज्यादा करके जब हम नाभिक पर प्रहार करेंगे, तो जब नाभिक पर प्रहार करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिक टूट जाएगा। यही टारगेट है। बात समझ में आ रहा है क्या, कि किसी आवेश से हमको नाभिक पर इतना कस के मारना है कि नाभिक क्या हो जाए, टूट जाए। तो तोड़ने के लिए भाई इसके पास जितना ऊर्जा है उससे अधिक ऊर्जा से इस पर प्रहार करना पड़ेगा, और इतना अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपकी वेग भी क्या होनी चाहिए, उतनी अधिक होनी चाहिए। तो इसको त्वरित कर करके इतना ऊर्जा दे देना है वेग बढ़ा करके कि ये क्या करे, नाभिकीय विखंडन कर सके। बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है कि इसका सिद्धांत यह है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण त्वरित करता है। अभी पीछे देखे कि जब किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में हम किसी आवेशित कण को रखते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है कितना, QE बट्टा M के बराबर में, और चुंबकीय क्षेत्र जो है सो इसे निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, घुमाता है। तो आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे आवेशित कण को तो इसको क्या करेगा, त्वरित करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसको क्या करेगा, वृत्तीय कक्षाओं में घुमाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब कहेगा क्या कि अतः आरोपित अल्प विभवांतर भी कण को बहुत वेग प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या कि देखिए कि केवल अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रखते थे तो यहां से अगर डिस्टेंस को बढ़ाते थे तो डिस्टेंस बढ़ाने से विभवांतर और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता था, जिसके कारण इसको एक उचित त्वरण नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब क्या करें कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि इस विभवांतर को अगर हम बहुत कम भी रखते हैं तो भी ये बहुत अधिक वेग को प्राप्त कर लेगा। कैसे, ये देखिएगा जरा सा ध्यान से कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर साफ तो दिख नहीं रहा है लेकिन मैं इसी को साफ करने का प्रयास करता हूं आपको, कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर में ये ऊपर एक चुंबक लगा हुआ है जिसका ये है कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, जिसका ये है कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिएगा कि ये है कौन सा पोल, इसका नॉर्थ पोल, और यहां पर एक चुंबक लगा हुआ है जिसका ये है कौन सा पोल, साउथ पोल। आप ये बात जानते हैं कि चुंबक के बाहर की ये बात हो रही है, चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर नहीं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, इधर से एक बड़ा सा चुंबक रख दिया, इधर से एक बड़ा चुंबक। तो चुंबक के बाहर आपको हम पिछले दिन बताए थे क्या कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का बात करें तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में जाकर के मिलती है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के। तो यहां पर क्या होगा, देखो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इधर नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में आकर के क्या होगा, मिलेगा नीचे की तरफ, है ना। और इस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि डी के आकृति का, डी कैसा होता है भाई, तो डी तो तुम लोग जानते होगे कि एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक ना। दो खोखला जो है सो अर्धवृत्ताकार प्लेट है। क्या है, दो खोखला अर्धवृत्ताकार प्लेट, मतलब इसके बीच में जगह है। बात समझ में आ रहा है। डी के आकार का है और इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है सो ऐसा जगह कुछ बना हुआ है कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जा सके। बात समझ में आ रही है। इधर भी ऐसा ही प्लेट है कि इसके बीच में भी क्या है, कुछ जगह बनी हुई है कि इसके अंदर जो है सो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, जा सके। तो ये जो है सो दो खोखला डी रखा हुआ है आपके सामने में। ये क्या है रखा हुआ, दो खोखला डी आपके सामने में रखा हुआ है, जिसके बीच में क्या है, जिसके बीच में खाली जगह भरपूर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेगा कि इस दोनों डी को यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ेगा। डायरेक्ट करंट नहीं, बैटरी नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का यह गुण होता है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा लगातार अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बदलती रहती है।
तो आप लोग सुने होइएगा कि अपने घर में जो धारा बहती है ये होती है कितने की, 50 हर्ज की। कितने की होती है, 50 हर्ज की। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप देखिए अपने घर का, तो उस पर लिखा रहेगा 50 हर्ज 220 वोल्ट। तो अपने इंडिया में जो धारा आती है वो कितने की, 50 हर्ज की। लेकिन हम अपने जरूरत के हिसाब से और अधिक अधिक फ्रीक्वेंसी का जो है सो हम क्या कर सकते हैं, अधिक अधिक फ्रीक्वेंसी का धारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस दोनों प्लेट को क्या करो कि डी से जोड़ दो। ये दोनों जो डी है इसका नाम ही रखा जाता है डी ही, इसको बोला ही जाता है क्या, डी। और इसका नाम रख दिया गया, एक का नाम रख दिया D1 और दूसरे का नाम क्या रख दिया, D2। बात समझ में आ रहा है। और ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है तुम्हारा ऊर्जावान प्रोटॉन, ठीक ना। ये क्या लिखा हुआ है, ऊर्जावान प्रोटॉन। यहां पे है आपका लिखा हुआ क्या, ये है लक्ष्य टारगेट जहां पर न्यूक्लियस रखा हुआ है, और ये पुंज लिखा हुआ है। मतलब केवल एक ही प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारा प्रोटॉन है क्या, कि एक के बाद एक यहां पर आएगा, धर 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 इस पर लगता रहेगा। अब सोचो कि जब इसको अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग जोड़े हैं, तो ध्यान देना कि मान लो कि इसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा, कभी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो फिर कभी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये कहानी चलती रहेगी। इसमें अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमेशा अपना दिशा क्या करेगा, बदलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो मान लो कि किसी सेकंड पे हम इस पूरे सिचुएशन को रोक दिए, और जिस समय में रोके उस समय में देखिए क्या कि यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है, मतलब इस पूरे कहानी पर जो चार्ज बन जाएगी, इस पूरे डी पर, ये कैसी चार्ज बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। और इस पूरे डी पर जो इस समय में बनेगी वो कैसी चार्ज बनेगी, नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, इधर बनेगा पॉजिटिव से। और चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, दाएं से बाएं, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे। बताइए दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, है लंबवत। अब जरा सा ध्यान देना कि इसके बीच में जो खाली जगह है यहां पर हम आवेश को रख देंगे। इसके बीच में देखो, हम ये डायग्राम हम फिर से फ्रेश बना देंगे, रफ डायग्राम जो तुम लोगों को बनाना है। ये तो हम टेपे थे, कहीं से टेपे थे तो ये टेपा ही गया है, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि एक सोर्स धन आवेश को रखेंगे। तो धन आवेश को रखेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इधर के तरफ त्वरित होगा, इधर के तरफ त्वरित होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे है, इसके लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर घुमाएगा। तो ये करेगा क्या कि यहां से घूमेगा, यहां तक वापस आ जाएगा, फिर ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब तक ये यहां पर आएगा तब तक ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी अपना साइन क्या किया रहेगा, बदल देगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का भी दिशा क्या होगा, फिर से ये क्या करेगा, इसको इधर के तरफ एक्सीलरेट कर देगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही है, इसके लंबवत ही। फिर क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो इसका वेग त्वरण हुआ है इधर, तो त्वरण हुआ होगा तो वेग कुछ बढ़ गया होगा, और वेग कुछ जैसे ही बढ़ेगा तो अगली बार ये जितना बड़ा वृत्त बनाया है उससे बड़ा वृत्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इससे बड़ा वृत्त बनाएगा, फिर यहां पर आएगा, तब तक ये फिर से धारा का दिशा क्या हुआ रहेगा, बदल गया रहेगा। फिर इसको इधर त्वरित कर देगा, फिर ये बड़ा बनाएगा। इस तरीके से ये घूमते 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 इधर से आएगा, और लास्ट में जहां पर न्यूक्लियस रखा हुआ है वहां पे मारेगा धरांश। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो कि हर बार, अब ये जो धारा रखा हुआ है ये कितने का, तो ये रखा हुआ है उच्च आवृत्ति का। कितने का, उच्च आवृत्ति का। और ये उच्च आवृत्ति का जो है सो उच्च आवृत्ति का जो है सो यहां पर रखा हुआ है कौन सा करंट, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तित जितना अधिक रहेगा, आवृत्ति जितना अधिक रहेगा, ध्यान देना कि इसका 50 हर्ट्ज का आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि ये एक सेकंड में जो है, एक सेकंड में 50 बार अपना साइन चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर अगर हम इसकी आवृत्ति को और बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आवृत्ति को हम और बढ़ाएं, तो इसके आवृत्ति को अगर हम और बढ़ाएंगे तो ये 50 की जगह 100 बार करेगा, 100 करेगा। तो अगर इसको 100 कर देंगे तो 100 बार। लेकिन यहां पर जो आवृत्ति रखना है, उच्च आवृत्ति, ये आपको रखना है कितना, 10,000 से लेकर के 10,000 हर्ट्ज से लेकर के और 10 लाख हर्ट्ज तक का। हो गया 10 लाख, हाँ 10 लाख हर्ट्ज तक का जो है सो 10 लाख हर्ट्ज तक का यहां फ्रीक्वेंसी रखना है।
इसका मतलब ये देखो कि अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एक बार में 50 बार ये टर्न कर रहा है। अगर 1000 से 1 लाख रखेंगे, 10 लाख तक रखेंगे तो ये 10 लाख बार बदलेगा। आज जितना बार ये साइन बदल रहा है उतना बार ये घूम रहा है। इसका मतलब सोचिए कि ये 1 सेकंड में 1 लाख चक्कर लगा लेगा और हर चक्कर में ये थोड़ा ना थोड़ा अपना वेग बढ़ा रहा है। तो आप सोचिए कि 1 सेकंड में इसका वेग कितना अधिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1 सेकंड में क्या होगा, इसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाएगा और बहुत अधिक वेग से जब ये लक्ष्य पर प्रहार करेगा तो क्या करेगा, नाभिक को तोड़ देगा। और यही काम है किसका, साइक्लोट्रॉन का। अब देखो कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, हम इसी डायग्राम को हम तुमको फ्रेश बना करके दिखाते हैं जो एग्जाम में हम लोगों को बनाना है। ठीक है, अब देखिए कि इसी डायग्राम को फ्रेश, अब देखिए इसमें कि पहले इसमें क्या था, तो 2 खोखले डी आकृति के धात्विक प्रकोष्ठ जिसको चैम्बर बोलेंगे अंदर से खाली रहेगा। D1 तथा D2 होते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं, D1 D2, जिन्हें D कहा जाता है। डीज क्या कहा जाता है, जिन्हें D कहा जाता है। दोनों D क्षैतिज रूप से एक दूसरे से कुछ गैप पर रखे होते हैं। दोनों के बीच में क्या था, कुछ गैप भी था। दोनों D एक उच्च आवृत्ति वाले स्रोत से जुड़े रहते हैं। ये उच्च आवृत्ति कितने का होगा, तो 10,000 से लेकर के 10 लाख हर्ज तक के आवृत्ति से जुड़े रहेंगे। दोनों D धातु एक धातु के बॉक्स में रखी जाती है। इन संपूर्ण समायोजन को प्रबल विद्युत चुंबक नॉर्थ साउथ के ध्रुवों के मध्य रख देना है। ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ था ना, रख देना है। और इसको क्या करता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र D के तल के लंबवत कार्य हो। मतलब यहां पर हम लोग क्या देखें कि जो विद्युतीय क्षेत्र था और जो चुंबकीय क्षेत्र था ये दोनों क्या था, एक दूसरे के लंबवत। अब देखो ये दोनों प्लेट जो इसमें ऐसे रखी हुई है, ये दोनों प्लेट ऐसे रखी हुई है, इस प्लेट में जो है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे। इसी प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे से कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे से कर देंगे ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए कि आपको किधर लगेगा, बाहर की तरफ आता हुआ, बाहर की तरफ आता हुआ लगेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो इसके संरचना में क्या करना है, इसके संरचना में हम लोगों को क्या करना है, इसके संरचना में हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। इसके संरचना में क्या करना है कि 2D के आकृति का, कैसे, D के आकृति का खोखला धातु का चेंबर लेना है। पहला वाला D हुआ ये, और ये अंदर से खोखला भी है। ये कैसा है, अंदर से खोखला भी है, जो खोखला तुमको दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अंदर से कैसा है, खोखला है। ये अंदर से कैसा है, ये खोखला चेंबर है। ये अंदर से कैसा चेंबर है, खोखला। इसके बीच में गैप है। पहला D हुआ। दूसरा D को हम क्या करेंगे कि इसी से कुछ दूर हटा करके हम क्या करेंगे कि रख लेंगे। दूसरा D को भी हम क्या किए, यहां से कुछ दूर हटा करके रख लेंगे। और इसका भी जो है तो ये वैसा ही खोखला चेंबर है जैसा कि दूसरा वाला है। दोनों समान त्रिज्या का होगा, वृत्ताकार चेंबर है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इस दोनों D को, इसका नाम हम रखे हैं कितना, D1, और इसका नाम हम क्या रखे हैं, D2। इस दोनों D को हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत उच्च आवृत्ति का, इस दोनों को हम क्या करेंगे, एक बहुत उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसका जो होता है कितना, 10 किलो हर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब 10,000 से लेकर के 10 लाख तक का इसका फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं बताया हूं कि अपने घर में जो करंट आती है वो कितने की, 50 हर्ट्ज की। इसका मतलब ये 50 बार अपना साइन चेंज करेगा। अब ध्यान देना कि इधर हम ऊपर क्या रख दिए हैं, ऊपर हम क्या रख दिए हैं, एक मैग्नेट, और नीचे भी एक मैग्नेट रख दिए हैं। एक साइड नॉर्थ है, एक साइड साउथ है। तो इसी प्लेट को देखो कि ये प्लेट जो पहले ऐसे रखी हुई थी इस वाले डायग्राम में, ये जो D1 और D2 पहले वाले डायग्राम में जो ऐसे रखी हुई थी, इसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। इस पूरे सिस्टम को ऐसे हाथ में उठा के ऐसे कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे की तरफ आ रही है वो आपको किधर दिखेगी, बाहर की तरफ आती हुई। मतलब ये पूरी कहानी जो आपको दिखने वाली है, ये पूरी कहानी में मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर की तरफ दिखने वाली है, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। जिसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, जिसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। कि मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किधर की तरफ, बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि अगर हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो मान लो कि किसी सेकंड हम इस अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ देंगे तो यहां पर प्लस और यहां पर क्या, माइनस। यहां पर प्लस क्या और यहां पर माइनस। ये अपना लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है कि इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा।
1 सेकंड में कितना बार होगा, तो जितना यहाँ का आवृत्ति रहेगा उतनी बार। अगर यहाँ का आवृत्ति 1 लाख है, मतलब 1 सेकंड में ये 1 लाख बार अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा ध्यान से कि जब जोड़ दिए तो मान लीजिए किसी सेकंड ये प्लस था और ये माइनस था, तो उस सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, प्लस से लेकर के माइनस की तरफ ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डॉट में दिख रहा है ये है कि आपका मैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर इसके केंद्र पर, ध्यान देना कि अगर इसके केंद्र पर हम किसी आवेश प्लस क्यू को रखते हैं, प्लस क्यू को रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस क्यू क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में त्वरित होगा और आगे भागना चाहेगा। लेकिन जैसे ही आगे भागा थोड़ी दूर, तब तक देखा कि एक चुंबकीय क्षेत्र भी इसके लंबवत काम कर रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको एक वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, घुमा देगा और यहां ला देगा। देखो घूमने में इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वृत्तीय गति के दौरान इसके वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये कण जब तक चुंबकीय क्षेत्र में चला इस गैप में, तब तक ये त्वरित हुआ है। त्वरित होने का मतलब इसका वेग क्या हुआ है, बढ़ा है, और जितना बढ़ा उतना ही वेग से ये वृत्तीय पथ पर घूम करके यहां तक आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि तब तक थोड़ा समय लगा इसको, तब तक में हुआ ये कि यहां पर हो गया माइनस और यहां पर हो गया प्लस। अब जो है तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो पहले चक्कर में इधर लग रहा था, ये अब प्लस से माइनस किधर लगेगा, अब ये इस आवेश को त्वरित किधर के तरफ करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में त्वरित करेगा। तो फिर से इसका वेग जितना यहां था, यहां से इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और वेग जब बढ़ेगा तब तक ये फिर प्रवेश कर जाएगा इसमें, और इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो बाहर वाला जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये फिर क्या करेगा, इसको घुमा देगा विद्युतीय वृत्तीय पथ पर। घुमा देगा किस पथ पर, वृत्तीय पथ पर। और जब इसको ये वृत्तीय पथ पर घुमाएगा, तो ये बताओ कि जब कम वेग था v1, तो ये छोटे सर्कल पे घुमा था, अब यहाँ पर वेग और बढ़ गया, तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेगा कि नहीं। जब तक यहाँ आया कण, तब तक फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, अब फिर ऊपर वाला विद्युतीय क्षेत्र का दिशा हो जाएगा, फिर त्वरण किस दिशा में, इस दिशा में, और फिर ये वेग बढ़ गया तो ये बड़ा सर्कल बनाएगा। तब तक फिर क्या हुआ, यहाँ साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, फिर ये इस दिशा में और बड़ा सर्कल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। तब तक फिर क्या होगा, यहाँ पर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फिर क्या करेगा, और बड़ा सर्कल बनाएगा, और इस तरीके से ये लगातार क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। अब घूमता रहेगा तो इस डी में हम यहाँ पर क्या किए हैं, छोटा सा छेद बना दिए हैं कि घूमता रहेगा, यहां से आएगा और इधर कहीं पर जो है सो इसका टारगेट रखा रहेगा, और इस टारगेट पर ये v वेलोसिटी से क्या करेगा, हिट करेगा। इसी पूरे कहानी को क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। अब देखो ये जो चक्कर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितना बार साइन बदलेगा, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हम जितना यहाँ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, और जितना बार ये साइन बदल रहा है ये उतना चक्कर पूरा कर रहा है ना। इसका मतलब ये 1 सेकंड में 10,000 से लेकर के 10 लाख चक्कर तक क्या करेगा। तुम सोच लो कि हर चक्कर में इसकी स्पीड बढ़ रही है, हर चक्कर में क्या हो रही है इसकी स्पीड, तो 1 लाख चक्कर के बाद कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब बहुत ज्यादा वेग से यहाँ पर ये प्रवाह करेगा, तो कैसा भी न्यूक्लियस रहे इसको क्या करेगा। अब हमको जितना बड़ा न्यूक्लियस तोड़ना है, मान लो कोई हैवी न्यूक्लियस है और कोई कमजोर न्यूक्लियस है, तो हम यहाँ पर जैसा न्यूक्लियस रखेंगे, हम यहाँ पर उतना ही फ्रीक्वेंसी का करंट सेट करेंगे। हम जितना फ्रीक्वेंसी का करंट सेट करेंगे, ये घूमते 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 क्या करेगा, लास्टली अटैक करेगा और क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो अब क्या है कि ये वृत्तीय पथ पर घूमने के कारण बहुत ज्यादा दूरी भी तय कर रहा है और त्वरित भी हो रहा है। तो जितना देर तक त्वरित होगा उतना अधिक वेग ये गेन करेगा। तो देखो वृत्तीय पथ पर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कितना बार, तो 1 सेकंड में 10,000 से लेकर के 1 लाख बार चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में कितना चक्कर, 10 लाख चक्कर। अब सोचो कि हर चक्कर में थोड़ा थोड़ा इसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो 10 लाख चक्कर के बाद इसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और न्यूक्लियस पे अटैक करने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियस को तोड़ देगा। और न्यूक्लियस को जब तोड़ देगा तो यही काम किसका है, साइक्लोट्रॉन का। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए कि आपसे पूछेगा कि अगर यहां से ये कण निकला है, अगर यहां से ये कण निकला है, तो बताइए कि इस साइक्लोट्रॉन का क्षमता क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछे कि इस साइक्लोट्रॉन का क्षमता क्या है, कि ये कितने वेग से फेंक सकता है। हमारे पास पिस्टल होता है ना, अलग अलग पिस्टल का अलग अलग रेंज होता है ना। तो ये अगर पिस्टल है
तो इस पिस्टल से कितना स्पीड से निकलने का क्षमता है ये आपसे पूछे, तो आप मान लीजिए कि इस साइक्लोट्रॉन के जो डी का त्रिज्या है, आप मान लीजिए क्या कि इस साइक्लोट्रॉन के जो डी का त्रिज्या है वो है कितना, आर। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये आखिरी चक्कर लगा रहा होगा, ध्यान देना, जब ये आवेश आखिरी चक्कर लगा रहा होगा तो ये अपने त्रिज्या के बराबर में पथ पर घूम रहा होगा, वृत्तीय पथ पर, और त्रिज्या के बराबर वृत्तीय पथ पर जब घूम रहा होगा तो उस समय में भाई साहब हम तुमको बताओ कि तुमको रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताए हैं कि नहीं? रेडियस निकालने का फॉर्मूला कितना बताएं? mv अपॉन क्यूबी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ आ रहा है ये है कितना, b, ये आवेश कितना है, q, और इसका जो है सो वेलोसिटी हमको निकालना है जिस वेलोसिटी से ये बाहर आया। तो ये बताओ कि यहां से अगर हमको v निकालना है तो r q b बट्टा m कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा कि नहीं? मतलब इसका वेग का अगर बात करें तो इसका वेग जो हो जाएगा कितना, बी क्यू आर बट्टा m, जहां पर r जो है ये r क्या है, तो r है साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या। साइक्लोट्रॉन की क्या, त्रिज्या। तो साइक्लोट्रॉन बेटा अपना कितना बड़ा है ये हमको पता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइक्लोट्रॉन का त्रिज्या जितना अधिक रखेंगे, जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन रखेंगे उससे उतना ही अधिक वेग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या आवेश निकलेगा। तो त्रिज्या पर डिपेंड करेगा क्या कि ये कितना वेग से किसी भी आवेश को फेंकेगा। जितना बड़ा त्रिज्या रखेंगे, छोटा सा डी लिए कम वेग से निकलेगा, और बड़ा डी लिए और अधिक वेग से निकलेगा। क्यों? कि उतना अधिक चक्कर घूमने का इसको मौका मिलेगा। जितना बड़ा रहेगा ये चक्कर उतना अधिक घूमेगा, और जितना अधिक चक्कर घूमेगा उतना वेग से निकलेगा। मैथमेटिकली ये आप देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात अगर आपसे पूछ दे कि इसको हम कितना आवृत्ति सेट करें। मान लो कि हमको चाहिए 5000 मीटर प्रति सेकंड का वेग, हमको चाहिए कितना, 5000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस पर गिराना है। तो हम इस हिसाब से यहां पर आवृत्ति कितना सेट करें। तो इसी आवृत्ति को सेट करने का जो चीज होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपसे पूछ सकता है क्या, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालिएगा, और आपसे पूछ सकता है क्या कि वेग कितना होगा अगर त्रिज्या साइक्लोट्रॉन की इतना है। तो साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या इतना है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र हम कितना बड़ा चुंबक सेट किए हैं ये पता है, चार्ज कितना है ये पता है, चार्ज का मास कितना है ये भी हमको पता है। तो हम रेडियस जितना बड़ा रखेंगे वेग उतना अधिक होगा, ये बात तो पता चल रहा है ना। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि जब ये निकल रहा होगा साइक्लोट्रॉन से तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इन सारे चीजों पर अब हम मैथमेटिकली चर्चा करने वाले हैं। 2 मिनट का चीज है, ध्यान देना कि 2 मिनट का चीज है क्या कि पहले पूछेगा आपसे क्या कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितनी होती है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितनी होती है। तो भैया हम तुमको टाइम निकालने का फॉर्मूला सिखाए कि नहीं, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला कितना सिखाए हैं, T इक्वल टू 2πm अपॉन कितना, क्यूबी। रेडियस से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल मास से मतलब है, चार्ज से मतलब है, बी से मतलब है, सारा फिक्स है। तो अगर मान लो कि टी का हम लोग बात करें, तो साइक्लोट्रॉन आवृत्ति में पहले अगर हम लोग बात करें क्या कि मान लें कि माना कि टी समय में यह एक चक्कर पूरा करता है। माना कि टी समय में कितना चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। कौन, आवेश एक चक्कर पूरा करता है। तो अब देखिएगा कि एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय कितना है, एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय कितना है, टी। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय टी लगता है, इस टी बराबर हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है, 2πm बटा कितना, क्यूबी, है ना। अब देखिए कि एक चक्कर पूरा करने में टी समय लग रहा है इसको, है ना। तो एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करेगा उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आवृत्ति का, तो आवृत्ति बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, आवृत्ति कितना लिखते हैं, 1/, यही ना लिखते हो। तो फ्रीक्वेंसी अगर लिखते हो 1/t, तो फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखते हो तो t बराबर है इतना। तो 1/t बराबर कितना हो जाएगा, क्यूबी बाय 2πm। और ध्यान दीजिए मैं आपको कभी बोला था कि बेटा टाइम रेडियस पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी जितना अधिक होगा रेडियस उतनी अधिक होगी, लेकिन टाइम को उससे कोई मतलब
तो छोटा वाला चक्कर भी उतने ही देर में लगाया होगा जितने देर में बड़ा वाला चक्कर लगाया होगा, जितने देर में और बड़ा वाला लगाया होगा। हर चक्कर में साइक्लोट्रॉन के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, बराबर, और समय बराबर होगा तो हर चक्कर के लिए आवृत्ति कितनी होगी। मतलब हम आवृत्ति अगर हमको सेट करना है तो क्यू बाई कितना, 2 पाई एम। अब आपसे पूछ दे क्या कि धन आयन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी, तो अधिकतम ऊर्जा के लिए देखो कि अधिकतम ऊर्जा के लिए देखो अभी हम वेग निकालना सीखे थे कि R इक्वल टू कितना होता है, एम बी अपॉन क्यू बी। हम लोग क्या जानते हैं कि R इक्वल टू कितना होता है, एम भी अपॉन कितना, क्यू बी। और यहां से हम लोग निकाले थे कि V बराबर कितना होगा, तो V बराबर होगा भाई कितना, क्यू बी आर और बट्टा कितना, एम, है ना। अब देखिए कि अगर गतिज ऊर्जा का मान करें, अगर बात करें किस चीज का, गतिज ऊर्जा का, तो ये जो गतिज ऊर्जा होता है ये कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब कितना, 1/2 एम के जगह पर एम और वी के जगह पर कितना, क्यू बी आर और बट्टा एम का क्या। बात समझ में आ रहा है। यहां से जो ये चीज निकल के आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो निकल के आएगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए स्क्वायर होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं कितना, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे होगा एम स्क्वायर और एम स्क्वायर से एक एम कट जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, एम। यानी कि अगर बात करें एनर्जी मैक्सिमम का तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा एम नहीं 2m, इतनी हो जाएगी एनर्जी। अब यहाँ ये भी देखो कि जितनी अधिक आर है उतनी अधिक एनर्जी है। मतलब जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन लेंगे उतना अधिक वेग से निकलेगा, और जितना अधिक वेग से निकलेगा उतना अधिक क्या होगा, त्रिज्या होगा, और जितना अधिक त्रिज्या होगा उतना अधिक वेग से निकलेगा, उतना अधिक वेग से निकलेगा जितना अधिक एनर्जी होगा। और अधिक से अधिक एनर्जी से निकल के अगर क्या करेगा कि न्यूक्लियस पे प्रहार करेगा तो नाभिक बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। यही है आपका क्या, साइक्लोट्रॉन। समझ में आया कि नहीं। गिफ्ट 5 नंबर का, एक भी चीज समझना नहीं है, याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। मैकेनिज्म मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अगर इतनी बातें तेरे को समझ में आ गई कि एक ऐसा सेटअप लगाना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कुछ दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेग को बढ़ा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बेटा वृत्तीय पथ पे घूम जा। अब वृत्तीय पथ पे घूमने में इसका वेग नहीं बदला है, फिर जैसे ही ये इधर आया है विद्युतीय क्षेत्र में इसका वेग बढ़ गया है। कह रहा वेग बढ़ा लिए, अब बड़ा वृत्त पे घूम, फिर वेग बढ़ जा रहा है, कह रहा था फिर बढ़ा लिए, फिर और बड़ा पे घूम। ऐसे घूमते घूमते हमेशा क्या होगा, त्रिज्या इसका बढ़ता जाएगा और हर बार इसका वेग भी क्या होता जा रहा है, फाइनली क्या होगा, बहुत अधिक वेग से अटैक करेगा। और बहुत अधिक वेग से अटैक करेगा, यही तो अपन चाह रहे थे। अब अटैक करेगा तो कहेगा क्या कि अगर इतना वेग से फेंकना है तो इतना वेग से फेंकना है, तो ये बताइए कि किसको फेंकना है ये पता रहेगा, चार्ज, उसका द्रव्यमान कितना है ये पता रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र अपने को फिक्स रहेगा। तो हमको जितना वेग से फेंकना रहेगा उस हिसाब से त्रिज्या हमको निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो जब त्रिज्या निकाल लेंगे भाई, तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, तो फ्रीक्वेंसी चार्ज पर डिपेंड करेगा और चार्ज के मास पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बी तो अपने पास फिक्स है, जो मैग्नेट लगा दिए वो लगा दिए। अब चार्ज हम अगर अधिक रखेंगे तो मास उसका अधिक होगा, तो इस हिसाब से चार्ज है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि कितने बड़े चार्ज को फेंकना है। 1 कूलम वाले को फेंकना है तो उसका चार्ज कम है और मास भी कम है। मान लो 2 कूलम का फेंकना है तो उसका चार्ज भी अधिक है और मास भी क्या, अधिक। तो हमको कितना बड़ा चार्ज फेंकना है उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे। अब मान लो कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाए कितना, 5000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाए, 5000 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स डालेंगे वो कितने का, 5000 हर्ट्ज का। और इसी को क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है। आवृत्ति कैसे निकाले, तो पता है कि एक चक्कर टी समय में लगा रहा है, 2 पाई एम बट्टा क्यू भी होता है, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कितना, 1/t। तो 1/t, तो इसको भी क्या करो, पलट दो, आवृत्ति निकल गया। ऊर्जा पूछा तो वेग तो निकाल लिए, अब वेग निकाल लिए तो ऊर्जा कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको रटना नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर याद रखना है और ये वाला याद रखना है, ये वाला तो पहले से याद है। तो इस सबको क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, काम होता जाएगा। अब देखो सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति को चुंबकीय अनुनाद आवृत्ति भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम, 10 का पावर -31 kg के रेंज में।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, -31 kg के रेंज में। अब तुम जरा सा सोचो कि अगर यहां पर हम m का मान -31 में जाएं, तो m का मान -31 में जाएंगे तो ये क्या होगा, +31 में ऊपर जाके हो जाएगा। मतलब स्पीड के लाइट से भी ज्यादा, वो भी 10 का पावर 8 होता है, उससे भी 4 गुना ज्यादा। तो वो आइंस्टीन का अलग थ्योरी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी, जब कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड से अधिक वेग से गमन करने लगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर हम लोगों को बात करना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर ही नहीं, इसका कुछ कमियां भी है क्या, कि कोई भी आवेश जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो उसके लिए साइक्लोट्रॉन उपयोगी नहीं है, उसको हम एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्यों भाई, कि मास कम होगा तो वेलोसिटी इसकी इतनी अधिक हो जाएगी जो लाइट के स्पीड के कई गुना ज्यादा हो जाएगा, कई गुना ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिर अपने काम का रहेगा नहीं, फिर वहां से वेव नेचर आने लग जाता है इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल नेचर रहता ही नहीं है, जबकि अपने को ठोक के तोड़ना है पार्टिकल के जैसे। बात समझ में आ रहा है? और जब बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाएगा तो ये पार्टिकल नेचर जैसा काम ही नहीं करेगा, ये फिर हम लोग क्या होगा, इसके बाद की कहानी क्या होगी, जो पढ़ना है कहाँ, मॉडर्न में। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें थी क्या, कि छोटे पार्टिकल को नहीं कर सकता। दूसरी बात इसकी कमी क्या है, तो इसकी ये कमियां है क्या, कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दिखवे नहीं करेगा, तुम पार्टिकल रहेगा तब ना ठोकेंगे तो कोई टूटेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव हो गया, तो वेव हो गया तो फिर किसी काम का नहीं रहा। दूसरी बात क्या है, कि अनावेशित कण अगर कोई है, अगर कोई अनावेशित कण है, तो अनावेशित कण को भी आप क्या कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं कर सकते, त्वरित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, चार्ज रहेगा तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और चार्ज रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं तो चार्ज जहां रख देंगे वहीं पर रहेगा। तो ये सब क्या है, साइक्लोट्रॉन की कुछ कमियां हैं। लेकिन साइक्लोट्रॉन का खूबी क्या है, कि अगर कोई बड़ा चार्ज रखते हैं जिसका मास क्या हो, अधिक हो, इतना अधिक हो कि इसका स्पीड लाइट के स्पीड से अधिक हो नहीं पाए, तो लाइट के स्पीड से अधिक नहीं हो पाएगा, तो भाई साहब उसको एक्सीलरेट करके ये पहुंचा देगा एक्सट्रीम लेवल पे, और फिर उससे अटैक करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस वगैरह टूट जाएगा, जो भी काम करना रहेगा हम कर लेंगे। तो केवल न्यूक्लियस को तोड़ना ही नहीं काम होता है साइक्लोट्रॉन का। मैं क्या बोला, कोई धातु है और इसमें हमको इसका प्रॉपर्टी बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें आवेशित कण आयन को क्या करेंगे, डाल देंगे। अब आयन को कैसे डालेंगे, तो सुई से पकड़ के ऐसे ऐसे खोस के आयन पकड़ाएगा, दिखेगा नहीं, ना दिखेगा, तो क्या करेंगे, आयन को साइक्लोट्रॉन में बैठाएंगे, कहेंगे चलो तुमको सैर करवाते हैं, और साइक्लोट्रॉन में घुसाएंगे जैसे ही साइक्लोट्रॉन का यहाँ एक स्विच लगा होगा, तो कहेगा भाई साहब ये तो बहुत अच्छा बिल्डिंग तुम बनाए हो यार, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है। कहेंगे रुक बेटा दिखाते हैं, यहाँ पर स्विच अभी मान लो ऑफ है, कहेंगे देखो इस बिल्डिंग में तुमको घुमाते हैं, इतना हैवी फ्रीक्वेंसी स्विच किए ऑन, अब इसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, खाली क्या करेगा, घूमेगा 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 और चिल्लाएगा क्या, जैसे हम लोग झूला पे बैठ के चिल्लाते हैं मार दिया साला जान मार देगा आज, ऐसे ही चिल्लाएगा, और लास्टली क्या होगा, लक्ष्य पे अटैक करेगा, फाइनली खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया? तो यही कहानी है पूरी की पूरी किसकी, साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन की कुछ कमियां भी है, तो आपसे अगर 5 नंबर में पूछे तो इसी कहानी को क्या कर देना है, बढ़िया से रच के लिख देना है, लिखा हुआ है बढ़िया से रच के, अब बढ़िया से रच के लिख देना है। ई वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ई वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक ना, ये वाला डायग्राम बनाने के फिर में मत रहना। डायग्राम कौन सा बनाना है, अपने को जो बनाने आता है, ई वाला। ऐसी को क्या करेंगे, थोड़ा सुंदर लगने के लिए इसको धातु के डब्बा में क्या करेंगे, बंद कर देंगे, बस हो गया अपना साइक्लोट्रॉन रेडी। अब इतना बढ़िया से बना देंगे, इतना बढ़िया से बना देंगे, आवृत्ति लिख देंगे, ऊर्जा लिख देंगे, कहानी खत्म। मन किया तो एक दो कमियां भी लिख देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आया, 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर क्या है, गिफ्ट, ठीक ना, गिफ्ट जो याद रहे। बस आपको याद क्या रहना चाहिए, तो याद रहना चाहिए जब आप पढ़े हैं कि कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इसका त्रिज्या इतना होगा और इसका आवर्तकाल इतना होगा, ये सब पहले से याद है। और इसी का उपयोग करके हम लोग आवृत्ति निकाल लिए, और इसी का उपयोग करके हम लोग त्रिज्या और ऊर्जा निकाल लिए। बात समझ में आ रही है? काफी आज के लिए इतना पढ़ के आना। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एक और बचा हुआ है क्या, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। काफी आज के लिए, चलिए इतना पढ़ के आइएगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।